बाकी लोग आओगे? कम लग रहे हो ये इसका है। हाँ, उपमा का पेपर है। और वो एक पागल सोने वाली, क्या नाम था उसका? हाँ हाँ, तनुश्री, वो तो आती दिखती नहीं है आधे लेक्चर्स में तो। ओके, बढ़ते आगे। नए बच्चे में से बहुत सारे बॉयज का टेंशन है, बॉयज का फिक्स दो ही रहते तो टेंशन। शुभम नीचे मिल गया था, पूजा जा रहा हूँ बाहर। बाकी लोग अटेंड करते हैं नहीं तो। और वो शेरवानी पेपर, ठीक है। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एप ब्लॉक। ज्यादा आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में एप ब्लॉक को कंप्लीट कर दें। लोग डाटा लिया करते टॉपिक से भी। नेक्स्ट बचेगा पी ब्लॉक और साल्ट, दो ही चीजें बच जाएंगी हमारी। एप ब्लॉक के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन नंबर, ये दो ही टर्म कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। कैसे कैसे होते हैं देखेंगे भैया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर लेना, और बात करेंगे अब ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो मैं यहाँ आपको एनसीईआरटी में से लाइंस बता दूंगा, वो लाइंस को आप लोग को मार्क कर लेना है, उनको याद कर लेना। जो लेक्चर रिकॉर्ड होगा, रॉनी को बोलना रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर में से ही पॉइंट्स बनाते रहना, जो जो मैं बोलूंगा वही पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, या तो आप एनसीईआरटी लेके बैठो, इसमें मार्किंग कर लो। मैं लिखवा लिखवा के दूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं लिखवा लिखवा के देने का। तो बेटर है हम लोग फटाफट पढ़ते आते, क्या क्या है। ज्यादा टाइम, आधे घंटे का टॉपिक है, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नाम से समझ में आता है इनर ट्रांजिशन क्यों बोला। बिकॉज जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल्स में जाते हैं। अगर आप देखोगे तो, अगर मान लो 6 पीरियड का एलिमेंट है, एलिमेंट 6 पीरियड का है, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 4f में। सही ना। अगर आप देखोगे तो लैंथेनॉइड्स आर 6 पीरियड। 6 पीरियड में होने के बावजूद भी जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4f ऑर्बिटल में जाता है। 6 के नीचे आएगा फिफ्थ, और फिफ्थ के अंदर क्या आएगा, 4। तो इतना अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जाता है, नाम पड़ा इनर ट्रांजिशन। समझ में आएगा, ट्रांजिशन के भी अंदर क्या आएंगे, इनर ट्रांजिशन। समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। तो एक मीनिंग ये है। और जो है क्या बोल सकते हैं, एप ब्लॉक जो है, इसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, एक जिसके बारे में थोड़ा हम ऑलरेडी आइडिया ले चुके हैं। पेन दे दो कोई जन, पेन दे बेटा। तो देखो, एप ब्लॉक की बात करेंगे। एप ब्लॉक को दो भाग में डिवाइड करते हैं हम लोग। एप ब्लॉक भाई क्या स्लो चल रहा है ये डब्बा। एप ब्लॉक को दो भाग में डिवाइड किया हमने, 4f और 5f। 4f सीरीज एंड 5f सीरीज, ये सब के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ पर, जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। तो 4f सीरीज जो होती है उसको हम लोग लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ये लैंथेनियम नाम के एलिमेंट को रिजेंबल करती है। स्टार्ट होती है सीरियम से, सीरियम से शुरू होती है सीरियम 58 से, और जाती है लुटेटियम 71 तक। इसको बोलेंगे एक्टिनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं तुम्हारे, ये स्टार्ट होते हैं तुम्हारे 90 से, थोरियम से, थोरियम 90 से, और देन दे गो टिल LR103। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड्स को, हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये सब मैं लिखवा के दिया हूँ ऑलरेडी आपको, पीरियोडिक टेबल के नोट्स अगर आप जाके देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में मैंने सब लिखवा के दिया है, सब क्लियर। बहुत बढ़िया। ये सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनॉइड्स में से एक ही रेडियो एक्टिव होगा, खाली लैंथेनॉइड में एक ही रेडियो एक्टिव होता है, कौन सा था, प्रोमेथियम। प्रोमेथियम अकेला है जो मैन मेड और रेडियो एक्टिव होगा लैंथेनॉइड्स में से। बाकी सारे नेचुरली एक्जिस्टिंग होंगे और नॉन रेडियो एक्टिव होंगे। ऍक्टिनॉइड सगळे रेडियो एक्टिव असतात, सगळे ऍक्टिनॉइड्स कसे असतात, रेडियो एक्टिव असतात। क्लियर। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी आपको लिखवा के दे चुके हैं। पीरियोडिक टेबल के आगे नोट्स चेक करना, मिल जाएंगे आपको। बढ़े आगे। ठीक है, अब बात करेंगे भैया इनके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा दिमाग खराब होगा आप लोगों का, और बाकी सब चीजें जो है आप लोगों को सब समझ में आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या होता है ध्यान सुनो। मैंने एक्सेप्शंस ऑलरेडी लिखवा के दिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आपको, है ना। तो एक्सेप्शंस में मैंने आई थिंक सो आपको ये तो लिखवा के दिया था कि भैया गैडोलिन लैंथेनियम बताया था आप लोगों को। लैंथेनियम में इलेक्ट्रॉन जो है, लैंथेनियम कहाँ का होता है तुम्हारा, 57 है। तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी आएगी, जेनॉन, जेनॉन 54। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6s2 और 4,
ये क्या बोलते हैं 4F1 आ जाएगा, ये आना चाहिए xenon, ये क्या बोल सकते हैं लैंथेनियम के लिए, सही है। परंतु हमने देखा था लैंथेनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, कहाँ का होता है, डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक का होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में ना जाके कहाँ जाएगा तुम्हारा, इट विल गो टू 5D। तो ये यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूकी सा हो जाता है, और हम लोग देखते हैं 5D1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनियम की राइट होती है। सिमिलर एक्सेप्शन मैंने आपको एक्टिनियम में बताया था, देखो जरा चेक करना आप जाके पीरियोडिक टेबल के नोट्स। एक्टिनियम 89 होगा, यहाँ पे क्या आएगा रेडॉन, और रेडॉन के बाद यहाँ पे आएगा 86, यहाँ पे आएगा 7s2, और आना चाहिए 5F1, ऐसा आना चाहिए, बट ये आएगा क्या, नहीं। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 7s2 6D1, बिकॉज एक्टिनियम भी कहाँ का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का। तो ये मैंने आपको तभी बता दिया था कि लैंथेनियम और एक्टिनियम आर डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये बताया था एक्सेप्शन। अब उसके अलावा मैंने आपको बताया था, कौन कौन सा बताया था, गडुल, अच्छा पानी, कचरा, डाउली का, गैडोलिनियम का 64 होता है। ठीक है, तो गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो जेनॉन आएगी, जेनॉन 54, और यहाँ पे आ जाएगा 6s2 और 4F8, ये आना चाहिए। क्लियर हो गया गैडोलिनियम के लिए। पर हमने देखा था कि जो हाफ फील्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं तो ये एक वाला इलेक्ट्रॉन 5D में चला जाएगा, तो 5D में जाने के बाद क्या बन जाएगा 6s2 4F7 और 5D1। और सिमिलरली क्यूरियम के साथ होगा, याद है हम लोग ने देखा था एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर क्यूरियम होगा, क्यूरियम का 96 होता है, उसमें सेम सब चीज आएगी, रेडॉन 86 हो जाएगा, 7s2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5F8 हो जाएगा। और ये 5F8 वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 7s2 5F7 और क्या बोलते हैं 61। तो ये मेन मेन सारे एक्सेप्शन से सब पढ़ाए थे तुम लोग को, याद है सब लोगों को। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं पढ़ाई गई है वो बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट दिया हुआ है, चार्ट से याद कर लेना। डी लैंथेनॉइड्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्टिनॉइड्स में प्रॉब्लम आएगी, देखो जरा। लैंथेनॉइड्स देखेंगे, लैंथेनियम, लैंथेनियम मैंने बताया था 5D में जाता है, बिकॉज डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। सीरियम याद रखना है, सीरियम के अंदर प्रॉब्लम आएगी, बाकी सब चीजें तुम लोग ऑलरेडी पता है। सीरियम में एक इलेक्ट्रॉन जो है कि देखेंगे, सीरियम में डी में नहीं जाना चाहिए था, 4F2 होना चाहिए था, पर सीरियम में एक डी में जाता है, तो एक सीरियम, सीरियम में जो आपको याद रखना है, इसको मार्क लगा लो याद रखने के लिए, सीरियम में एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अगर मैं सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो वो आइडियली ऐसी आनी चाहिए, सीरियम 58 होता है, सभी लोग ध्यान देंगे, सीरियम 58 होता है, तो यहाँ पर आना चाहिए 6s2 और आना चाहिए 4F2, ये सीरियम की आनी चाहिए, बट ये आएगी क्या, नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा 6s2 5D1 और 4F1, समझ में आया। सीरियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो सीरियम का एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट, उसके अलावा बाकी सब सेम है, देखो बाकी सब नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। गैडोलिनियम में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज 4F में 7 होना चाहिए हाफ फील्ड के लिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए गैडोलिनियम में आगे जंप करेगा, जो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा के दे चुका हूँ। फिर बाकी सब सेम 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 आएगा, सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बाकी सब चीजें सेम है, तो खाली एक सीरियम में और एक गैडोलिनियम में, ये दो जगहों पे आपको याद रखना है, सॉरी हाँ सीरियम और गैडोलिनियम ये दो जगहों पे याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा सब लोगों को, बहुत बढ़िया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चेंजेस है लैंथेनॉइड्स की, एक्टिनॉइड्स के बाद में बताता हूँ, पहले लैंथेनॉइड्स के याद रख लेना। अब बात करेंगे लैंथेनॉइड्स में और क्या क्या पढ़ने के लिए हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा हमारे पास क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे क्या होता है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है अगर हम देखेंगे, यूजुअली अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं, एक ही पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारा साइज जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है। रीजन मैंने आपको बताया था जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस का पुल बढ़ जाता है, नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं सेम, पर न्यूक्लियस का पुल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा आप लोग का, इंक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का पुल, तो न्यूक्लियस जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ जो है आपके प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे 5 प्रोटॉन है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, यहाँ पे 8 प्रोटॉन है, यहाँ पे 9 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से आप देखेंगे तो शेल्स तो सेम ही है सभी में, दो 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 शेल सेम है, बट नंबर ऑफ क्या बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के बढ़ने से क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव, मैंने उस दिन लिखवा के दिया था आपको, है ना। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियस का पुल, न्यूक्लियस ज्यादा अपने पास खींचता है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए शेल्स क्या रहेंगे सेम, बट जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो साइज क्या होगा कम, समझ में आएगा बहुत। और यही क्वेश्चन आया था, क्या बोल सकते हैं जेई के पेपर के अंदर, आई थिंक सो कल या परसों के एक शिफ्ट में आया था कि साइज, एटॉमिक साइज जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है कि नहीं, जेड इफेक्टिव पे भी डिपेंड करता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो
बहुत बढ़िया, बढ़ेंगे आगे। तो कहने का अर्थ है कि जेड इफेक्टिव पे साइज डिपेंड करेगा। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, लेफ्ट टू राइट देखूंगा, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, एनालिस पर नाडी, पैनमस, शर्टमस, यूरोपियन, गाड़ी, टकले के बाल, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा साइज क्या होगा, कम होगा। तो साइज जो है वो कम होगा। तो साइज का ग्राफ जो है वो है कुछ ऐसा आना चाहिए कि भैया साइज ऐसे कम होना चाहिए, सही है। थोड़ा ऐसे आना चाहिए, साइज का ग्राफ ऐसा आना चाहिए कम होते हुए, क्लियर। बट ये साइज का ग्राफ एकदम स्टीप आता है, मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। सो इतना ज्यादा साइज में डिक्रीज क्यों आता है, सवाल पूछेंगे। इसी को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कैसे होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान से समझेंगे, देखो जरा, सुनो जरा। नॉर्मली साइज में कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, मैंने क्या बताया आपको, नॉर्मल साइज का कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या बताया मैंने, जेड इफेक्टिव में इंक्रीज। बट अगर मैं बात करता हूँ लैंथेनॉइड्स की, हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है तुम्हारा, हर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 4f1 के बाद 4f2, 4f2 के बाद 4f3, 4f3 के बाद 4f4। तो अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली किसमें फुलफिल हो रहे हैं, एफ ऑर्बिटल्स में। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डीएनए ब्लॉक याद होगा, डीएनए ब्लॉक में जब मैं साइज पढ़ा रहा था, मैंने आपको क्या बताया था साइज पढ़ाते हुए, कि जब इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाएंगे तो शील्डिंग अच्छी होगी, याद है क्या। और शील्डिंग जब अच्छी होती है साइज बढ़ जाता है, क्लियर हो गया। और जब डी और एफ में जाएंगे तो शील्डिंग क्या होगी, पुअर। और पुअर शील्डिंग से साइज क्या हो जाएगा, कम। तो अभी इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली किस में ऐड हो रहे हैं, एफ में। और एफ की शील्डिंग सबसे पुअर होती है, और पुअर शील्डिंग से साइज क्या होगा, कम। तो दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से साइज कम होता है, कौन कौन सा, जेड इफेक्टिव का बढ़ जाना और पुअर शील्डिंग। और इन दो रीजन की वजह से साइज ओवरऑल बहुत ज्यादा कम होता है। इसी को हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लैंथेनॉइड। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द डिक्रीज इन साइज ड्यू टू, क्या बोल सकते हैं, बोथ द रीजन, फर्स्ट जेड इफेक्टिव का बढ़ जाना और स्क्रीनिंग इफेक्ट का पुअर हो जाना, स्क्रीनिंग जो है शील्डिंग पुअर होना। ये दो जन के क्यूमुलेटिव इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब कंबाइंड, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द जेड इफेक्टिव and poor shielding of 4f electrons is known as and results into the contraction of the size that is known as lanthanide contraction। ये यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको एनसीईआरटी की भाषा समझ में आती है तो देखो जरा। नॉर्मली क्या बोलेंगे, देखो जरा, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, 4f इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है। और साथ में क्या होता है, जेड इफेक्टिव का बढ़ जाना होता है। तो ये दो रीजन है, दो रीजन की वजह से जो है क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रहेगा सब लोगों को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो याद रखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लिखा होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो दो रीजन मैंने बताया, तो आप लोगों को क्या करना है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के दो रीजन लिख के रख लेने। ठीक है, तो पहला रीजन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या बोलोगे, जेड इफेक्टिव का इंक्रीज होना, समझ में आया। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है बताओ जरा, जेड इफेक्टिव कैसे इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या हो जाता है तुम्हारा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्रोटॉन्स बढ़ते हैं क्या, यस, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अगर मैं बात करता हूं सेकंड इफेक्ट क्या होता है, पुअर शील्डिंग। सेकंड इफेक्ट क्या होता है, पुअर शील्डिंग। तो सेकंड इफेक्ट होता है पुअर शील्डिंग। किसकी पुअर शील्डिंग, कौन करता है पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया। अब इफेक्ट है ना, ये जेड इफेक्टिव का बढ़ना और पुअर शील्डिंग होना, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से साइज का होता है बहुत ज्यादा कम। और इस बहुत ज्यादा साइज के कम होने को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सबको समझ में आया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत बढ़िया। अब इस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से फर्क क्या पड़ता है, जिसका बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डी ब्लॉक की जो 4d सीरीज है और डी ब्लॉक की जो 5d सीरीज है, इनका साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सिमिलर। समझ में आएगा। सो द एटॉमिक साइज है ना, तो याद रखना भैया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का फर्क क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑफ, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द 4d सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एंड द 5d सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। याद रहेगा इसको। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, याद है आप लोगों को मैंने बताया था कौन कौन से दिखाया था, जिरकोनियम का है साइज किसके बराबर होगा, हाफनियम के बराबर होगा। नियोबियम का किसके बराबर होगा, टेंटेलम के बराबर होगा। हर, है ना, जैसे मोलिब्डेनम का किसके बराबर होगा, टंगस्टन के बराबर होगा। तो ऐसे जो है हम लोग देख सकते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो जाता है, 4d और 5d का साइज क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर। और साइज सिमिलर होने से क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स जो है नेचर में एक साथ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, एक साथ। जिन लोगों का साइज सिमिलर होता है वो नेचर में एक साथ मिलते हैं। और इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बिकॉज हम यूजुअली साइज को इस बेसिस पे सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को। बट क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है तो इनको सेपरेट करने में भी क्या होता है, मुश्किल होती है। तो जिन एलिमेंट्स का साइज सिमिलर होगा ये एलिमेंट नेचर में साथ में मिलेंगे। और साथ में इन लोगों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इन लोगों का जो सेपरेशन का मेथड है वो डिफिकल्ट हो जाता है। याद रहेगा सब लोगों को। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं सीधे से।
ये देखो, द क्यू देखो क्या लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अकाउंट फॉर देयर अकरेंस टुगेदर इन नेचर, मतलब साथ में नेचर में मिलते हैं, एंड फॉर देयर डिफिकल्टी फेस इन सेपरेशन, उनको सेपरेट करने में क्या लगती है, डिफिकल्टीज आती है। कर लो, बढ़िया आगे। यस, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होपफुली सबको समझ में आ गया होगा कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, क्लियर। बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो बता दिया आप लोगों को। तो नेक्स्ट आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो साइज का अगर आपको ट्रेंड पूछेंगे तो साइज का ट्रेंड बता दोगे आप लोग। साइज का ट्रेंड क्या होगा, लैंथेनियम से लेके नीचे तक कम होते जाएगा, समझ में आया, लुटेडियम तक लैंथेनियम का साइज सबसे ज्यादा रहेगा, और धीरे धीरे जब नीचे जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, सारे लैंथेनॉइड्स के लिए जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। तो आपको ये बहुत कॉमनली पूछते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे, मैं सारे लैंथेनॉइड्स को एल से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है, एल कैन बी डिनोटेड फॉर ऑल द लैंथेनॉइड्स। अब एल कोई एलिमेंट नहीं है, सारे लैंथेनॉइड्स का डिनोशन है, क्लियर। तो सारे लैंथेनॉइड्स का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कौन सा होगा, +3, मतलब वो सबसे स्टेबल स्टेट है, वो उनका नेचुरल स्टेट है, वो नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ये सबसे स्टेबल स्टेट होता है उनका, क्लियर हो गया क्या। फिर से बता रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो जरा। लैंथेनॉइड सारे किस में एग्जिस्ट करेंगे, +3 में। उनका एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, और वो उनका सबसे स्टेबल स्टेट होता है, वो उनका नेचुरल स्टेट होता है। अब लैंथेनॉइड +3 के अलावा भी कुछ शो करते हैं, कौन कौन से शो करते हैं, +2 और +4। कौन कौन से शो करेंगे, +2 और +4 शो करेंगे। +2 की खासियत क्या होगी, +2 वाले सारे बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और +4 वाले सारे बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम अच्छे से याद रखने का। जो भी ना लैंथेनॉइड सारे +3 शो करते हैं। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो क्या शो करेंगे, कभी कभी +2 है, कभी कभी क्या शो करेंगे, +4। कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो +2 और +4 भी शो कर सकते हैं, समझ में आया। मैक्सिमम क्या शो करेंगे, सारे के सारे +3 शो करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो क्या शो करेंगे, +2 और +4, समझ में आएगा। जो भी +2 शो कर रहा है वो बहुत अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो कोई +4 शो कर रहा है वो क्या होगा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आएगा। इसको पॉइंट को एकदम अच्छे से याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनके एग्जांपल्स बताओ सर। ऑक्सीडाइजिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीरियम+4। सीरियम जो है +4 में एग्जिस्ट करता है, और बहुत अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। सीरियम के अलावा और भी एलिमेंट्स कभी कभी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट मेजरली आपको सीरियम का नाम देंगे, ठीक है। अगर आपको पता नहीं सीरियम के अलावा अगर कोई पूछेगा तो जहां पे ऑप्शन में +4 वाला दिखेगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, समझ में आया। मेजरली सीरियम सीरियम होता है, सीरियम इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और +2 वाले की बात करेंगे तो +2 में आई थिंक सो यूरोपियम आना चाहिए, और एक यूट्रिबियम आना चाहिए। ये दो +2 वाले हैं, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। देख लेते हैं, हाँ, यूरोपियम और यूट्रिबियम, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। याद रहेगा सब लोगों को, ठीक है। अब तो ये मेजर वाले आप लोग के +4 में कॉमनली कौन सा मिलेगा, सीरियम। और आपको +2 में कौन सा मिलेंगे कॉमनली, यूरोपियम और यूट्रिपियम। अब +4 में सीरियम के अलावा भी कुछ आ सकते हैं, तो कौन कौन से आ सकते हैं उनके नाम बता देता हूं मैं आप लोगों को। +4 में तो आपको याद रखना है, परनाड़ी, लेस परनाड़ी में से जो परनाड़ी था, और टकले के बाल डाए। तो ये दो जो है ये आपको याद रखने हैं, परनाड़ी और टकले के बाल डाए। ये भी जो है +4 शो करते हैं, दिस कैन ऑल्सो शो +4 स्टेट, समझ में आ गया, ये भी +4 स्टेट शो कर सकते हैं। बट मेजरली सीरियम ही शो करेगा, है ना। और +2 में सैमेरियम शो कर सकता है, सैमेरियम कैन ऑल्सो शो +2 समटाइम्स। तो ये भी कभी कभी शो कर सकता है, बट दिस इज रेयर, थोड़ा कभी कभी शो करता है, ज्यादातर ये होंगे मेन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब कुछ चीजें, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है क्या नहीं है, सब अच्छे से बताया हुआ है। लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब ये याद रखना भैया, जो +2 वाले होंगे सब क्या होंगे, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, और +4 वाले क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर हो गया क्या। अब उसके बाद याद रखना, सीरियम बहुत अच्छा क्या होता है, एनालिटिकल रीएजेंट, मतलब एनालिसिस में काम आने वाली चीज होती है, बिकॉज हमें एनालिटिकल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो सीरियम+4 इज अ वेरी गुड एनालिटिकल रीएजेंट, एनालिसिस में काम आता है, एनालिटिकल रीएजेंट होता है, एनालिसिस मेथड के अंदर जो है ये काम आता है हम लोगों को, क्लियर। और ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है।
ठीक है। तो सीरियम प्लस फोर की दो तीन चीजें इनको याद रख लेना। सीरियम एक बहुत अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट होता है, और प्लस क्या बोल सकते हैं, पानी को भी क्या कर सकता है तुम्हारा, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। समझ में आया? अब अगर कभी सवाल पूछ ले कि भैया ये लोग जो है ये प्लस थ्री के अलावा कैसे शो कर पाते हैं, समझ में आया, बाकी चीजें कैसे शो कर पाते हैं, तो इसका रीजन ये है क्योंकि इनका जो प्लस टू वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होती है। बाकी लोगों की प्लस टू स्टेबल नहीं होगी। जैसे देखो इनकी प्लस टू स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, यूरोपियम की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो यूरोपियम या यूट्रिबियम की मैं बात करता हूँ, तो यूट्रिबियम आई थिंक सो 102 होना चाहिए। ठीक है, तो यूट्रिबियम 102 है, तो 102 के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी आ जाएगी तुम्हारी, सॉरी यूट्रिबियम 102 नहीं, कितना 70 होना चाहिए यूट्रिबियम। 70 है तो नियरेस्ट नोबल गैस जेनॉन, जेनॉन 54, और क्या आएगा 6s2, और 4f कितना आ जाएगा यहाँ पर 14। देखो जरा चेक करो सही लिखा है क्या मैंने, गिनो, हो गया क्या बरोबर? अरे 54 इसके, सही है। दो और 14 कितने, 70 हो गए क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब मान लो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन एस के दे देता है, पहले तो इलेक्ट्रॉन देखो सीक्वेंस निकाल, इलेक्ट्रॉन निकालने का सीक्वेंस सुनो, पहले 6s का, पहले एस से, फिर डी से, और फिर एफ से निकालना। समझ में आया कैसे सीक्वेंस निकालोगे? पहले कहां से निकालोगे, एस, फिर कहां से निकालोगे डी से, फिर कहां से निकालोगे एफ से, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो। क्लियर हो गया? सबसे पहले कहां से निकलेंगे, एस के दोनों। तो अब क्या बचा, 4f14। 4f14 स्टेबल होता है कंप्लीटली फिल्ड होने के से, इसलिए प्लस टू में भी स्टेबल है। समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं यूरोपियम की बात करता हूँ, तो यूरोपियम का एटॉमिक नंबर 63 होना चाहिए मोस्टली। तो 63 है, तो देखो जरा 63 है तो यहाँ पे क्या आएगा, जेनॉन 54, और यहाँ पे क्या आएगा 6s2, और देखो 4f7 आ जाएगा। सही है क्या? सही है। तो अब मैं यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो देखो जरा क्या बचेगा, 4f7 बचेगा, हाफ फील्ड बचता है क्या, ऐसे स्टेबल होता है। तो याद रखना भैया इनके प्लस टू वाले स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड। सिमिलरली सीरियम की बात करेंगे, सीरियम को देखेंगे तो सीरियम नोबल गैस अटेंड कर लेगा। सीरियम की बात करेंगे, सीरियम 58 होता है। 58 होने के बाद जो है यहाँ पे से नियरेस्ट नोबल गैस जेनॉन हो गई। जेनॉन के बाद जो है 6s2, 5d1, और क्या है 4f1। ये था क्या इसका? अब अगर मान लो चारों इलेक्ट्रॉन निकाले तो जेनॉन कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से ये लोग प्लस फोर और प्लस टू दिखाते हैं। समझ में आएगा? तो इसका जो मेजर रीजन है प्लस फोर और प्लस टू दिखाने का, दैट इज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को याद रखनी थी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, करके चले जाने का। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी। मेजर मेजर अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, कैसे मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट। सबसे ज्यादा अगर इनका अंदर हाईएस्ट पूछेंगे सबसे हार्ड कौन सा होता है, तो सैमेरियम। सैमेरियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, सैमेरियम थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, बाकी सब सॉफ्ट होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं। क्लियर होता है? तो ये सब चीजें इनको याद रख लेना बस। कलर की बात करेंगे, कलर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कलर आप लोगों को सिलेबस में आएगा, कलर और पैरामैग्नेटिक नेचर। तो कलर और पैरामैग्नेटिक नेचर में आप लोगों को सिंपल सा दिमाग लगाना है, जो डी ब्लॉक के लिए था सेम इसी में आएगा। समझ में आया? तो अभी मैं कलर के बारे में बताता हूँ और पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में। अगर पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे तो F0 एंड F14 ये कैसे हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। और कलरलेस कैसा हो जाएगा? तो किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आपको F0 या F14 दिख रहा है तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। समझ में आएगा? और अगर आपका F1 से लेकर F13 है तो ये सब कैसे हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। तो जितने भी सारे आयंस होते हैं मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक एंड कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। कलर का रीजन पूछेंगे, FF ट्रांजिशन। आपको पूछेंगे नहीं ये सब, बट कलर का रीजन होता है FF ट्रांजिशन। जैसे वहां पे DD ट्रांजिशन होता है, यहाँ पे क्या होगा, FF ट्रांजिशन। क्लियर होगा क्या? बहुत बढ़िया। तो ये याद रखना भैया, कलर और ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन आएंगे तुमको डायमैग्नेटिक नेचर के। ऐसे कुछ भी रैंडमली दे देंगे, फॉर एग्जांपल दे देंगे भैया गैडोली नियम दे देंगे, या कुछ भी दे देंगे। फॉर एग्जांपल में ले लेंगे ब्लेस पर नाड़ी, ठीक है, नाड़ी ले लेते हैं, ठीक है, नियोडाइमियम। और नियोडाइमियम का प्लस टू दे देंगे, क्या दे देंगे, प्लस टू। और बोलेंगे भैया बताओ चलो ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो निकालेंगे, देखो जरा सॉल्व करेंगे। नियोडाइमियम, नियोडाइमियम का एटॉमिक नंबर क्या चाहिए, लेस पर नाड़ी 60 होना चाहिए। 58 ले 60 होना चाहिए। ठीक है, 60 इसका एटॉमिक नंबर आएगा, तो 60 आ गया। तो 60 के लिए हम लोग नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी लेंगे, जेनॉन 54, 6s2, और 4f कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। सही है, देखो जरा चेक करो। अब मेरे को प्लस टू में बनाना है, तो प्लस टू में दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा। कहाँ से रिमूव करूंगा, 6s से। 6s के दो रिमूव हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बचेगी 4f4। अब ये 4f4, तो f में चार इलेक्ट्रॉन भरो, f में 60 डब्बे होते हैं क्या,
तो एफ में 7 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन भरे। अभी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और साथ में जो है क्या बोल सकते हैं, कलर्ड हो जाएगा। समझ में आएगा? तो कलर और ये मैग्नेटिक नेचर पूछते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर स्टार मार्क करके लिख लेना, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। क्लियर? तो लैंथेनॉइड्स के बारे में मेजर मेजर जो भी था सब बता दिया आप लोगों को। अब एक बेसिक वाला कंसेप्ट आता है जो तुम लोगों को नहीं पूछेंगे, बट नीट जेई वालों को पूछ रहे थे, और अगर तुम लोगों की किस्मत खराब है तो पूछ सकते हैं। तो लैंथेनियम की जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड सब बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक। अगर मान लेता हूँ मैं लैंथेनियम लेता हूँ, इसकी रिएक्शन कराता हूँ पानी के साथ, किसके साथ कराऊंगा? पानी के साथ। तो ये जो है सेम रिएक्शन देगा जैसे NaOH करता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? LaOH3। क्या बन जाएगा? LaOH3। समझ में आएगा? क्लियर? तो इसका जो है जैसे आप लोग का NaOH होता है, तो NaOH की कैसे रिएक्शन होता है? Na+H2 क्या देता है? NaOH देता है क्या? बिकॉज Na पे +1 होता है और हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है। अगर मैं मैग्नीशियम लूंगा तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम की रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? MgOH ट्वाइस, बिकॉज Mg पे 2+ होता है। तो अगर लैंथेनियम पे +3 होता है, बिकॉज हमने देखा इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, तो +3 होने की वजह से ये क्या देता है तुम लोगों को? OH3। समझ में आया? तो जितने भी लैंथेनॉइड्स है वो सारे क्या देंगे? LnH2 के साथ यहाँ पे क्या दे देंगे? LnOH3। समझ में आया? क्लियर? सारे लैंथेनॉइड्स की जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? बेसिक हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाएंगे? बेसिक हाइड्रोक्साइड्स। अब सवाल पूछेंगे भैया सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? अगर मेरे को ट्रेंड पूछेंगे, मान लो भैया एक दे देंगे लैंथेनियम, ठीक है, उसके बाद क्या एक दे देंगे सीरियम, उसके बाद दे देंगे क्या बोल सकते हैं, प्राइसोडाइमियम, उसके बाद दे देंगे नियोडाइमियम, ऐसा अलग अलग जो है मेरे को दे देंगे हाइड्रोक्साइड्स। और पूछेंगे भैया बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ, किसका ऑर्डर बताओ? बेसिसिटी का। तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी बॉन्ड क्या होगी? छोटी। और बॉन्ड छोटी होगी तो बॉन्ड पक्की होगी। समझ में आया? तो वो अच्छा बेस नहीं होगा। जिसकी बॉन्ड वीक होगी वो अच्छा बेस होगा। बिकॉज अच्छा बेस कौन होता है? जो जल्दी से OH दे दे। सही है ना? बेस की डेफिनेशन क्या होती है ना? OH डोनर। सही है क्या? और एसिड की क्या होता है? H+ डोनर। सही है। तो जो सॉल्यूशन में OH देगा वो कौन होगा? अच्छा बेस। अब अगर देखेंगे भैया, अगर मैं बात करता हूँ, एक होता है NaOH, सही है, और एक होता है तुम्हारा क्या बोल सकते हैं KOH, और पूछेंगे ज्यादा अच्छा बेस कौन सा, तो KOH इज बेटर बेस। क्यों? क्योंकि पोटेशियम की बॉन्ड बड़ी है, तो बॉन्ड बड़ी तो जल्दी से टूट जाएगी। क्या? जल्दी से टूट जाएगी, इसलिए जो है ये क्या है? अच्छा बेस। क्लियर हो गया? तो जो साइज में बड़ा होगा उसका जो है क्या बोल सकते हैं, वो बेसिक क्या होगा? ज्यादा। और जो साइज में छोटा होगा होगा लेस बेसिक। तो तुम मेरे को बताओ चलो जरा इनमें से कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? फर्स्ट वाला सही। इसकी साइज बड़ी होती है। अरे हमने देखा ना, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है? कम होती है। तो लैंथेनियम की साइज सबसे ज्यादा होगी, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो याद रखना भैया, बेसिसिटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट क्या हो जाती है तुम्हारी? डिक्रीज होती है। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं तुम लोगों को। ये स्टार मार्क करके लिख लेना इस क्वेश्चन को, कि भैया बेसिसिटी जो है लेफ्ट टू राइट क्या होगी? डिक्रीज होंगी। पानी से रिएक्ट करने के बाद जो है हमें बेसिक हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे। याद रहेगा सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो लैंथेनॉइड्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की। देखेंगे भैया एक्टिनॉइड्स क्या है। तो नेक्स्ट आएंगे आपके एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स के अंदर देखेंगे क्या क्या है क्या नहीं है। एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे झमेले हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्टिनॉइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इतना याद रखना, एक्टिनियम तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डी ब्लॉक का, तो डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। थोरियम नॉर्मली जैसा होना, तो थोर्मली थोरियम में दोनों के दोनों डी में जाते हैं। दोनों के दोनों किस में जाएंगे? तो फिर जब थ्योरी में दोनों के दोनों डी में जा रहे हैं तो ये भी तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, बट क्यों? क्योंकि जब ये नॉर्मल स्टेट में तब डी में रहेंगे, बट जब आयोनिक स्टेट में आएगा, कौन से स्टेट में? आयोनिक स्टेट में। तो देखो सर, आयोनिक स्टेट के अंदर जब इसके अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किया, तो आयोनिक स्टेट में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 4f में 1। समझ में आएगा? 5f में 1 आ जाता है। तो f में जो, बिकॉज ये आयोनिक स्टेट के अंदर इसमें 5f में 1 होता है, इसलिए ये क्या होता है तुम्हारा? एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। समझ में आएगा? तो थोरियम को याद रख लेना। प्राइसोडाइमियम में डी में एक आएगा, यूरेनियम में डी में एक आएगा, नेपच्यूनियम में डी में एक आएगा। तो ये याद रखना भैया, पहले जो नेपच्यूनियम तक है ये 5, इनमें थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि एक्टिनियम में तो डी में आता ही है। ठीक है, मतलब एक्टिनियम से लेके नेपच्यूनियम तक सभी में डी में क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आने वाले। क्लियर हो गया? जिसमें से थोरियम में डी में 2 आएंगे, बाकी सब में एक एक आएंगे। अभी ऐसे याद रख लेंगे सब लोग। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। बाकी तो ये तो तुमको बता था, क्यूरियम वाला एक्सेप्शन बता था, डी में एक जाता है, बिकॉज क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड होना चाहिए। ठीक है, और बाकी सब सेम है। लास्ट में बाकी सब चीजें जो है वो सेम ही रहने वाली है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो खाली शुरुआत के 5 आपको याद रखने हैं। शुरुआत के पांचों के अंदर डी में क्या जाने वाले? इलेक्ट्रॉन। और थोरियम में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। ये याद रखना है आप लोगों को। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता, आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं आता, बाकी सब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद भी बात करेंगे तो नेक्स्ट चीज क्या आती है तुम्हारी? वो आती है आयोनिक साइज। आयोनिक साइज की बात करेंगे, जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे यहाँ पे क्या होगा? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा?
एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया क्या? सेम, सब चीजें सेम रहेगी, सारी चीजें सेम रहेगी। बस खाली इतना याद रखना, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उससे ज्यादा प्रोमिनेंट जो होता है वो होता है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ज्यादा प्रोमिनेंट क्या होगा? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। समझ में आया? रीजन पूछेंगे क्यों? बिकॉज 5f वाले होते हैं वो मोर पुअर शील्डिंग करते हैं। 5f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे, ज्यादा पुअर शील्डिंग करेंगे, और साथ में 4f की भी पुअर शील्डिंग ऐड हो जाएगी, बिकॉज पहले 4f इलेक्ट्रॉन भी होंगे पीछे। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कम होता है। तो ये याद रखना भैया, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज इसमें सिर्फ पुअर शील्डिंग करने के लिए 4f इलेक्ट्रॉन्स है, सही है ना? बट इसमें 4f भी है और 5f भी है, दोनों के दोनों है। तो दोनों f के क्यू में ज्यादा अब ये होगा, क्या बोल सकते हैं, बिकॉज पहले 4f लगे होंगे इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में 5f बनेंगे। तो इसमें एक्टिनोइड होता है, तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है तुम्हारा वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा लैंथेनॉइड से। याद रहेगा सब लोगों को? बहुत बढ़िया। अब इसी का जो है फलस्वरूप क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। अब एक और चीज जो है फर्क पड़ती है वो है बॉन्डिंग में। किसमें फर्क पड़ेगी? बॉन्डिंग। जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, बट एक्टिनॉइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लैंथेनॉइड्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? 4f ऑर्बिटल्स में, और 4f ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा अंदर दबे होते हैं, 5f थोड़े बाहर होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है आप लोगों को। सी दिस, क्लियर है क्या बोला है? यहाँ पे देखेंगे, सी दिस, although the 4f orbitals resemble 5f orbitals, they are not as big as क्या बोलते हैं 4f orbitals, hence 5f electrons can participate in bonding far greater extent। मतलब 5f के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं रादर देन 4f। रीजन क्या बताया? 4f वाले थोड़े अंदर होते हैं, 5f वाले हल्के बाहर होते हैं। तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जल्दी से पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर। तो इस स्टेटमेंट को मार्क करके लिख लो, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। 4f से ज्यादा कौन से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? 5f वाले। तो ये याद रखना भाई, रीजन क्यों बताया? 4f वाले ज्यादा बरीड होते हैं, बरीड मतलब अंदर दबे हुए होते हैं। ठीक है, तो 4f और इलेक्ट्रॉन्स आर मोर बरीड देन 5f इलेक्ट्रॉन्स, हेंस 5f इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, 4f ऑर्बिटल्स आर मोर बरीड, इसकी वजह से जो है 5f ऑर्बिटल्स ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। अपनी हिंदी मराठी भाषा में जिसमें लिखना है आप लोगों को साइड में लिख भी सकते हो। 4f के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अंदर दबे हुए होते हैं, 5f के इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर होते हैं, और ज्यादा बाहर होने से ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा कोई पॉइंट तो आप लोग नोट डाउन करके मुझे बाद में पूछ लेना क्लास के बाद कि सर मुझे ये वाला पॉइंट फिर से बताइए, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है? अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद तुम लोगों को ये सब पॉइंट अंडरस्टूड हो रहे हैं, इसलिए मैं आगे आगे बढ़े जा रहा हूँ। जो कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा आप लिख लो, सर मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में, आप मुझे फिर से बताओ, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा उस पॉइंट के बारे में। समझ में आया सब लोगों को? बढ़े आगे, यस। तो ये हो गया। अब आयोनिक साइज तो आपको बता ही दिया, सेम कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये देखेंगे। अब लास्ट बचता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ये लोग मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। भैया ये लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे होते हैं। लैंथेनॉइड्स कैसे करते हैं? सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन सा? +3 वाला। कोई इक्का दुक्का लैंथेनॉइड होता है जो +2 और +4 भी दिखाते हैं। बाकी लैंथेनॉइड जो है वो ये सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ये कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम लोग वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये याद रखना आप लोगों को, एक्टिनॉइड्स जो होते हैं तुम्हारे, ये क्या शो करेंगे? एक्टिनॉइड्स क्या शो करेंगे? वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है ना? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आप देखते हो मल्टीपल वैलेंसी मिलती है क्या, है ना? सिमिलरली ये लोग भी क्या शो करेंगे? वेरिएबल वैलेंसी। अब रीजन पूछ लेंगे, रीजन क्या होता है? तो रीजन इसका ये होता है कि 7s और 5f और 6d ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो कंपेरेबल होती है, सिमिलर एनर्जी होती है। कैसी होती है? सिमिलर एनर्जी। तो इन लोगों की तीनों की एनर्जी सिमिलर होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है बहुत इजीली जो है वो क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है यहाँ से वहां, और निकल भी सकता है बहुत इजीली। तो याद रखना भैया, इन ये लोग वेरिएबल बैलेंस शो करते हैं। रीजन पूछेंगे, रीजन क्या होगा इसका? कि द 4 7s 5f एंड 6d ऑर्बिटल है सिमिलर एनर्जी, इसकी वजह से वेरिएबल बैलेंस शो करते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। बाकी सब तो डी ब्लॉक जैसा ही है, सब कुछ सेम सेम ही है, डी ब्लॉक जैसा ही है। देखो जरा, सी, ऐसे ही होता है यहाँ पे मैंने अभी, एक्टिनॉइड की कम होती है और धीरे 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 बढ़ती है। सबसे ज्यादा अगर पूछेंगे तो नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम के सबसे हाईएस्ट होते हैं। क्लियर हो गया? नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम +7 शो करते हैं, सबसे हाईएस्ट ये लोग शो करेंगे। याद रखना इसको। क्लियर? कॉमन +3 होगा, कॉमन पूछेंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा सब लोग का? +3 होगा। क्लियर होगा क्या? बड़े लोग वेरिएबल वैलेंसी भी शो करेंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, और जो है नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम सबसे ज्यादा शो करेंगे 7 तक। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बता दिया,
ठीक है, तो ये सारी मेजर मेजर चीजें थी एक्टिनोइड्स के बारे में जो मैंने आपको बता दी। एप्लीकेशंस ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोगों को हो चुके हैं। तो इसके साथ जो है हमारा, अब जस्ट 1 मिनट पहले हम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो लैंथेनॉइड्स कंप्लीट हो जाता है तुम लोगों का। आप लोग जाके पीवाईक्यूज बनाइए, दिशा की बुक लीजिए पीवाईक्यूज की, और 25 ईयर्स के पीवाईक्यूज बनाइए डीएनए ब्लॉक के। जो जो डाउट्स आते हैं, कुछ कुछ सॉल्ट के क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों से नहीं बनेंगे सॉल्ट एनालिसिस के। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है तुम लोग के प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के और इसके भी आएंगे, क्या बोलते हैं, मेटलर्जी के आएंगे, तो वो आपसे नहीं बनेंगे, तो बाकी सारे बन जाएंगे। जो नहीं बनते उनको मार्क डाउन कर लो। मंडे को जब क्लास होगा या ट्यूसडे को जब क्लास होगा, तो मंडे या ट्यूसडे की क्लास में हम लोग पीवाईक्यूज लेंगे, सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज आप लोगों के डाउट्स, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे तक आप लोग पीवाईक्यूज सॉल्व कर लीजिए डीएनए ब्लॉक के सारे। फिर हम लोग जो है उन पीवाईक्यूज के ऊपर डिस्कशन लेंगे, क्लियर है। ओके, तो अभी आपके पास 2-3 दिन है, इस 2-3 दिन में सारे केमिस्ट्री के डीएनए ब्लॉक के पीवाई को, और अगर अभी बनाओगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आप आगे के लिए छोड़ना मत, बिकॉज अभी टॉपिक फ्रेश फ्रेश पड़ा है। तो अभी आपको बनाने में मजा आएगा और फटाफट बना पाओगे आप। बाद में बनाओगे तो आपको कुछ चीजें बार बार नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, रिकॉल करना पड़ेगा टॉपिक है वो। अभी बनाओगे तो फ्रेश टॉपिक पड़ा है, फटाफट पीवाईक्यूज बन जाएंगे। तो पीवाईक्यूज बनाना शुरू करो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ओके, क्लियर है, तो थैंक यू सो मच। आप, हम लोगों ने एक और जो है क्या बोलते हैं टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो है हम लोग नए मंडे से स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। और आज वसंत पंचमी है, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। टुडे इज द डे ऑन विच जो है क्या बोल सकते हैं, वृंदावन में जो है वसंत पंचमी या बसंत पंचमी बोलते हैं। टू ऑन दिस डे सरस्वती पूजा इज बिन डन। सरस्वती पूजा का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस होता है, इसलिए जो है अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है आज बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है। आज के दिन से विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है। उसमें जो है एक प्लेट के अंदर चावल रख के बच्चे से ओम बनवाया जाता है या फिर कुछ न कुछ अक्षर बनवाया जाता है उससे, और सरस्वती की कृपा से उसकी विद्या आरंभ की जाती है। उस दिन पे टीचर और स्टूडेंट्स दोनों फास्टिंग रखते हैं, बट हम लोग इसमें भी आजकल करते नहीं, तो हम लोग ने नहीं रखा है, बट आप लोग सब लोग जो है। और उस दिन और वसंत पंचमी के दिन क्या होता है, येलो का कलर का बहुत प्रोमिनेंट होता है। आज सारे इस्कॉन के मंदिर में सुंदर तरीके से भगवान को येलो ड्रेस जो है वो पहनाई जाएगी, येलो फ्लावर से सजाया जाएगा भगवान को, है ना। येलो फ्लावर्स का इत्र जो है वो लगाया जाता है भगवान को, तो केसर का चंदन का इत्र लगाया जाता है भगवान को। सारे व्यंजन भगवान के लिए येलो बनाए जाते हैं। सारे येलो टाइप के जो व्यंजन होते हैं वो सब भगवान के लिए बनाते हैं। कोई बताएगा येलो व्यंजन कौन कौन से थे, जल्दी जल्दी बताओ नाम, चलो। कोई कोई येलो व्यंजन के नाम बताओ। ढोकला, येलो कलर के फूड कौन कौन से येलो होते हैं। रसमलाई, बहुत बढ़िया। बेसन से लाडू, और क्या क्या येलो में क्या क्या है, हाँ। पाइन हलवा, और क्या क्या। मैसूर पाक, जलेबी, यस, कड़ी, कड़ी होती है, दाल, वो भी येलो होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है और क्या क्या बना सकते हैं बताओ जरा हम लोग, है ना। सोन पापड़ी भी येलो होती है, पोहा येलो होता है। क्लियर हो गया, और क्या क्या येलो हो सकता है बताइए आप, है ना। बासुंदी येलो होती है, इसे बासुंदी मिल्क, वो हो गया। और क्या क्या बना सकते हैं येलो में, केसर मिल्क हो गया, वो येलो हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो वैसे हम लोग जलेबी, फाफड़ा, फाफड़ा भी येलो होता है। ठीक है, आइसक्रीम भी, मैंगो आइसक्रीम येलो हो सकती है, मैंगो मिल्क शेक हो सकता है। ऐसे तो भगवान को अनन्य भोजन, अनन्य व्यंजन जो है येलो चढ़ाए जाते हैं आज के दिन पर। बहुत ही स्पेशल डे है आज के दिन से, वृंदावन में होली का स्टार्ट होता है, होली की ऋतु शुरू हो जाती है। बहुत सारे जो है येलो फ्लावर, सरसों के फ्लावर जो है पूरे ब्रज में जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सुंदर फेस्टिवल है आज, राधा कृष्ण को जो है येलो ड्रेस में सजाया जाएगा, बहुत सुंदर। तो आप लोग सब लोग जो है वसंत पंचमी का जो है इसकॉन देखते हैं, अभी यूट्यूब पे यहाँ पे मिला तो हम लोग को फोटो, तो हम लोग देख लेंगे वसंत पंचमी का फोटो भगवान का ड्रेस का। आज वृंदावन के कोई भी मंदिर में आप जाओगे तो वृंदावन के हर एक मंदिर के अंदर भगवान को येलो ड्रेस में पहनाया जाएगा। वसंत चलता कैसा है, क्या हो रहा है इसको, आखिरी यारी का क्या हो रहा है इसको। टेस्ट में क्या आएगा, टेस्ट में पूरा डीएनए ब्लॉक। क्या डालना चाहिए तुम बताओ, टेस्ट में क्या डालना चाहिए। हम्म। छोड़ो यार, ये लोग चल डब्बा चलता ही नहीं है। कितने क्वेश्चन आएंगे पता नहीं यार। वो क्लिक क्यों नहीं हो रहा इस पे, रोम की वाट लगी पड़ी क्या। हाँ,
ठीक है, रोनी को भी बोल दूंगा, आज की जो दर्शन की फोटोज रहेंगे वो आपको भेज देंगे। तो बहुत सुंदर तरीके से येलो तरीके से सजाया जाता है। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है वसंत पंचमी के दिन पे भगवान कृष्ण को एटलीस्ट मन में अच्छे येलो फ्लावर से डेकोरेट कर सकते हैं राधा कृष्ण को। मन में ही आप येलो व्यंजन चढ़ा सकते हैं, और मन में ही भगवान के लिए जो है अच्छे अच्छे जो है क्या बोल सकते हैं येलो इत्र लगा सकते हैं, और अच्छा डेकोरेशन कर सकते हैं। एटलीस्ट मन के भाव में तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हैप्पी वसंत पंचमी, हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा।